हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय कृषि की। फ्रेंड्स, इस चैप्टर से आपके 3 या 4 क्वेश्चन आरओ के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर को आपको रिवीजन करने की बहुत ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आइए हम लोग इसको टॉपिक को जल्दी समझते हैं। भारतीय कृषि, तो भारतीय कृषि की विशेषता क्या है फ्रेंड्स? भारतीय कृषि की विशेषता है निर्वाह प्रकार की कृषि। निर्वाह प्रकार की कृषि का मतलब क्या है कि जीवन यापन करने के लिए जो कृषि की जाती है उसे बोलते हैं निर्वाह प्रकार की कृषि। ठीक है, आगे देखते हैं। खाद्यान्नों की खेती की प्रधानता, यानी यहाँ पे ज़्यादातर जो खेती की जाती है गेहूं, चावल, धान, इसी को ज़्यादा बोया जाता है, इसीलिए बोलते हैं खाद्यान्नों की प्रधानता है। प्राकृतिक, आर्थिक और सामाजिक कारक। भारतीय कृषि विशेषता है कि जो हमारी खेती है वो ज़्यादातर मानसून पर निर्भर है, इसीलिए बोलते हैं प्राकृतिक, आर्थिक और सामाजिक कारक भी है इसमें। कृषि अधिकांशतः निर्भर करती है किस पे? वो है वर्षा पर निर्भर करती है। तो हमारी जो कृषि की विशेषता है वो अधिकांशतः वर्षा पर निर्भर करती है। कृषि भी ये विशेषता है कि इससे भारी जनसंख्या दबाव है, कृषि फसलों की विविधता है, सीमित क्षेत्रों में गहन कृषि होती है और भारतीय कृषि में चार फसलों का पर कम से कम ध्यान है। तो ये भी एक विशेषता है। तो ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है आपसे, ऑप्शन देके। अब बात करते हैं कि ऋतुओं के अनुसार कृषि की फसल का प्रारूप कैसा है। पहली फसल है फ्रेंड्स आपकी खरीफ फसल। खरीफ फसल फ्रेंड्स वो है कि जून जुलाई में बोया जाता है ये, और सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। अब याद रखिएगा, जून जुलाई में बोया जाता है, सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। जैसे आप लोग को पता ही होगा इसके बारे में। और इसमें जो मुख्य फसलें आती हैं वो है चावल, ज्वार, मक्का, कपास, मूंगफली, जूट, तंबाकू, बाजरा, गन्ना, दाल, प्याज, हरी मिर्च, लौकी और भिंडी। ये आपकी फ्रेंड जो है खरीफ की मुख्य रूप से फसलें हैं। और इसकी बात करते हैं रबी की फसल। रबी की फसल फ्रेंड आपकी ये जो है बुआई जो होती है वो नवंबर के महीने में होती है। रबी की फसल जो है ये शरद ऋतु में होती है, जो ठंडी के ऋतु में। तो ये नवंबर के महीने में बोई जाती है और कटाई कब होती है? अप्रैल के महीने में होती है रबी की फसल। तो अब ये है कि रबी की फसल में कौन कौन सी आती है? गेहूँ, चना, सरसों, रेसपीड, चावल। ये चावल जो है फ्रेंड ये दक्षिण भारत में होता है, तो ये आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं जायद। जायद की फसल फ्रेंड ये आपकी मार्च और जून के मध्य में बोई जाती है, जैसे आप लोग को पता होगा। ये मार्च और जून के मध्य बोई जाती है। और इसमें जो मुख्य फसल होती है उड़द, मूंग, तरबूज, खरबूज और खीरा। इसको याद रखिएगा, आपको 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कौन सी रबी की फसल है, कौन सी जायद की फसल है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड कृषि के प्रकार। निर्वाह प्रकार कृषि, जैसे हम लोगों ने बात की, निर्वाह मतलब भारत में अधिकांश किसान इसी कृषि पद्धति को खेती करते हैं, क्योंकि ये जीवन और निर्वाह की कृषि होती है, जिसमें ज़्यादातर गेहूं, चावल, धान वगैरह बोया जाता है। किसी जमीन के छोटे छोटे टुकड़े पर भारवाहक पशुओं और परिवारों के सदस्यों की मदद से खेती की जाती है। सभी लोग परिवार के सदस्य मिलकर खेती कर रहे हैं इसमें। इस पद्धति में अपनाए जाने वाले तरीके पुराने और उपकरण असाधारण होते हैं, मतलब इसमें नई तकनीकी का उपयोग नहीं किया जाता। जो परंपरागत तकनीक है उसी का उपयोग करते हैं। इसमें मुख्य रूप से खाद्य फसलों का उत्पादन किया जाता है। खाद्य फसल जैसे मैंने आपसे कहा, गेहूं, चावल, धान, आलू, यही सब उगाया जाता है। रोपड़ कृषि की बात करते हैं। रोपड़ कृषि जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा 19 सेंचुरी में शुरू की गई थी। और इस कृषि में नकदी फसल को बोया जाता है। अब यह है कि नकदी फसल क्या है फ्रेंड, हम उसकी बात करेंगे। इस कृषि की क्या विशेषता है रोपड़ कृषि की? इसमें ज़्यादा पूंजी लगती है, ज़्यादा पैसा लगता है, कि ज़्यादा आपकी ज़मीन लगती है, विशाल भूमि, थोड़ी-सी मतलब स्किल लगता है इसमें, तकनीक अच्छी लगती है, ज्ञान का भी आपको आवश्यकता पड़ती है। जो आपकी जो मशीन होगी वो थोड़ी-सी मॉडर्न होनी चाहिए। उर्वरक खाद अच्छी आपके पास ट्रांसपोर्ट सुविधा होनी चाहिए। और इसके लिए जो आप अनाज उत्पादन करेंगे उसके लिए जो प्रोसेसिंग की सुविधा अच्छी होनी चाहिए। तो ये इसकी जो है कुछ विशेषताएं हैं रोपड़ कृषि की। इस प्रकार कृषि के तहत उगाई जाने वाली जो मुख्य फसलें हैं, रबर है, चाय है, कहवा है, कोको है, केला है, नारियल है, मसाले हैं। तो आपसे ये ऑप्शन देके पूछ लेगा कौन सी रोपड़ कृषि नहीं है। तो ये आप याद रखिएगा, चाय, कहवा, कोका कोला और कोको और केला और नारियल और मसाले, ये क्या हैं? आपकी रोपड़ कृषि आते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ये स्थानांतरित कृषि और झुम कृषि, ये फ्रेंड ज़्यादातर जनजातीय लोग करते हैं। आदिवासी लोगों द्वारा जमीन की एक टुकड़े को कृषि के लिए साफ किया जाता है, और 2-3 वर्षों के बाद वो क्या करते हैं फ्रेंड्स, वो खेती करते हैं, और जब उनकी उर्वरता कम हो जाती है तो उसे भूमि से त्याग देते हैं। तो जनजातीय लोग करते क्या हैं कि ऐसी खेती पे वो खेती करते हैं और 2-3 वर्षों के बाद करते हैं, और जब उसकी ज़मीन की उर्वरता कम हो जाती है तो उसको भूमि को त्याग देते हैं। तो इसे बोला जाता है स्लैश और बर्न खेती भी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। यह कृषि की अति प्राचीन पद्धति है। परिणामस्वरूप पर्वतीय हिस्सों पर बड़ी संख्या में
जो पर्वत के हिस्सों पे इसी कारण बड़ी संख्या में आपको वनोन्मूलन और इसके बाद मृदा अपरदन की समस्या आपको देखने को मिलती है झूम कृषि के माध्यम से। ये कृषि कहाँ-कहाँ होती है? ये आपकी असम में होती है, मेघालय में होती है, नागालैंड में होती है, मणिपुर में होती है, त्रिपुरा में होती है, मिज़ोरम में होती है, उड़ीसा में होती है, अरुणाचल प्रदेश में होती है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में रहने वाली जनजातियों द्वारा की जाती है। सॉरी फ्रेंड्स, ये खेती मुख्य रूप से जनजातियों द्वारा की जाती है। इस कृषि के अंतर्गत धान, मक्का, बाजरा, तंबाकू, गन्ना इत्यादि खेती की जाती है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। विस्तृत कृषि, इस प्रकार कृषि विधि में बड़े आकार वाले जोतों पर बड़े-बड़े आधुनिक यंत्रों की सहायता से कृषि की जाती है। यानी जो बड़े काश्तकार होते हैं, जो खेती करते हैं, उसे हम लोग विस्तृत कृषि कहते हैं। इसमें मानव श्रम की जो कम लागत होती है और प्रति व्यक्ति उत्पादन की मात्रा अधिक होती है। इसमें आपका जो प्रोडक्शन होता है ज़्यादा मात्रा में होता है। ये आपका विस्तृत कृषि हो गई। आगे बढ़ते हैं। ये है फ्रेंड आपकी वाणिज्यिक कृषि यानी कमर्शियल फार्मिंग। इसमें जो कृषि की जाती है उसका जो कृषि में जो निवेश करने का लक्ष्य होता है उसका लक्ष्य होता है फ्रेंड प्रॉफिट, यानी लाभ को ध्यान में रखकर जो कृषि की जाती है उसे बोला जाता है वाणिज्यिक कृषि। इसके अंतर्गत पैदावार देने वालों में बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का प्रयोग अत्यधिक उत्पादन पर बल दिया जाता है। मतलब जो इसमें आपके चाहे बीज हो, रासायनिक उर्वरक हो, कीटनाशकों का ऐसा प्रयोग किया जाता है कि प्रोडक्शन अत्यधिक हो और उससे उनका प्रॉफिट भी अत्यधिक हो। ये कमर्शियल फार्मिंग इसे बोला जाता है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। जैविक कृषि खेती करने की एक ऐसी पद्धति है जिसमें कृषक रासायनिक उर्वरक के स्थान पर माइक्रोवेरियल पोषक तत्व जैसे यानी मतलब ये है फ्रेंड्स कि जो रासायनिक उर्वरक है, यूरिया है, पोटास है, इसको नहीं डालते हैं, उसकी जगह क्या डालते हैं? शैवाल डालते हैं, फंगस डालते हैं और इसके बाद बैक्टीरिया, माइकोराजा यानी कंपोस्ट खाद का उपयोग किया जाता है। ये है जैविक कृषि। इसमें कीटनाशकों, खरपतवार नाशकों के स्थान पर जैसे डीडीटी का उपयोग नहीं करते हैं। इसमें पेस्टिसाइड जैसे क्राइस्पो का उपयोग किया जाता है। जैविक कृषि पर्यावरण संतुलन को पुनः स्थापित करने, उसका संरक्षण संवर्धन करती है। विश्व स्तर पर अल्बर्ट हावर्ड को आधुनिक जैव कृषि का जनक कहा जाता है फ्रेंड। ये आप याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर बार ये पूछा जाता है, तो इस टॉपिक को आप जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए चलते हैं फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। जल कृषि मतलब जो फ्रेंड आपके जल में कृषि की जाती है, इसका नाम मछली पालन की बात हो रही है। जलीय जीवों का पालन, संवर्धन, उपभोग को जल कृषि कहते हैं। इसके अंतर्गत नियंत्रित परिस्थिति में जलीय जीवों का पालन, संवर्धन किया जाता है। जैसे समुद्र, नदी, झरना, तालाब आदि में की जाती है। ये फ्रेंड एक्वापोनिक कृषि है। यह इस कृषि तकनीक के अंदर किसानों द्वारा पौधा उगाने के साथ साथ मत्स्य पालन सम्मिलित रूप से किया जाता है। इसमें एक टैंक में मछली और पौधे एक साथ वृद्धि करते हैं और मछलियों के अपशिष्ट के कारण टैंक का पानी में पोषक तत्व समृद्ध हो जाता है। मतलब एक टैंक है, टैंक में आपका मछली भी हो रहा है और पानी और साथ में कुछ पौधा है और दोनों चल रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं एक्वापोनिक कृषि। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। शाकाहारी कृषि की बात करते हैं। इस विधि के अंदर किसान आपस में मिलकर मतलब मिलजुल के जो खेती की जाती है आपस में मिलकर, उसे हम बोलते हैं शाकाहारी कृषि। कृषि उत्पादन बाजार की मांग और स्वयं की आपूर्ति हो तो इसे की जाती है। अगर एक डिमांड है मार्केट में, उसके अनुसार कुछ किसान मिलके आपस में जब खेती करते हैं और इस मांग को पूरा करते हैं तो इसे बोलते हैं फ्रेंड शाकाहारी कृषि। ठीक है। संविदा कृषि क्या है? मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो रही है। संविदा कृषि के अंतर्गत जो किसान होता है एक समझौता करता है, किससे? एक कंपनी से करता है और उसके लिए उत्पादन कार्य करता है। मतलब एक किसान होता है, वो समझौता करता है कंपनी से और उसके लिए उत्पादन करता है। इसमें क्या होता है कि पहले से निर्धारित गुणवत्ता वाले उत्पादों संबंधी कंपनी को एक निश्चित समय अवधि में उपलब्ध करवाता है। मतलब एक किसान है, एक कंपनी के लिए उत्पादन करता है और कैसी गुणवत्ता की चीज़ें चाहिए वो पहले से कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती है और उसके प्राइस भी लिखा होता है, पहले से तय होता है। इसके लिए कंपनी क्या करती है? उसको नई तकनीक देती है, किस्म देती है, बीज देती है, उर्वरक देती है और सारी सुविधाएं उपलब्ध कराती है। ये आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गया फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। मिश्रित कृषि, जब एक ही स्थान पर फसल और पशुपालन, फसल भी हो रहा है और पशुपालन भी हो रहा है, दोनों चीजें हो रही हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं मिश्रित कृषि। याद रखिएगा फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं। तो हार्टिकल्चर जो किस कृषि को आते हैं? बागवानी कृषि को। सेरिकल्चर रेशम कीट पालन के, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन के, विटीकल्चर अंगूर उत्पादन को, फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन, हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधे उगाना, एरोपोनिक्स हवा में पौधे उगाना, वर्मीकल्चर केचुआ पालन, पीमीकल्चर फलों का उत्पादन करते हैं, ओलरीकल्चर सब्जियों का उत्पादन करते हैं, पीसीकल्चर मछली पालन करते हैं फ्रेंड्स।
आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन आपके हर बार पूछे जाते हैं। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, भूरी क्रांति कोको का उत्पादन करती है। फ्रेंड्स, ये क्रांतियों से आपसे जोड़ी बनाने क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पे मैचिंग क्वेश्चन यूपी पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर देखिएगा। पीली क्रांति अंडा उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन के लिए है, गुलाबी क्रांति झींगा मछली और प्याज उत्पादन के लिए है, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन, सुनहरी क्रांति फल और शहद उत्पादन के लिए, गोल क्रांति आलू उत्पादन के लिए, सदाबहार क्रांति जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, रजत रेशा क्रांति जूट उत्पादन के लिए, सेफ्रॉन क्रांति केसर उत्पादन करने के लिए, ग्रे या सलेटी क्रांति उर्वरक उत्पादन करने के लिए, हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन करने के लिए, परामनी क्रांति भिंड उत्पादन करने के लिए, इंद्रधनुषी क्रांति सभी क्षेत्रों में के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हरित क्रांति भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 और 1966 और 67 में हुई थी। ये आप डेट याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। भारत में हरित क्रांति किसने लाया? एमएस स्वामीनाथन को। तो भारत में इसको लाने का श्रेय किसको है? एमएस स्वामीनाथन को। विश्व में हरित क्रांति श्रेय लाने का श्रेय किसको है? नॉर्मन बोरलॉग को। विश्व में किसको है? नॉर्मन बोरलॉग को। भारत में एमएस स्वामीनाथन को। आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति क्या मतलब है? हरित क्रांति का अभिप्राय है देश में सिंचित और असिंचित कृषि क्षेत्र में अधिक उपज देने वाले संकर तथा बहुनों बीजों के उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि करना। मतलब हाइब्रिड बीजों के उत्पादन से या संकर बीजों के उत्पादन से कृषि के उत्पादन में वृद्धि करने को हम लोग क्या बोलते हैं? हरित क्रांति बोलते हैं फ्रेंड्स। तो अब देखते हैं हरित क्रांति के घटक क्या हैं। हरित क्रांति में किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है, उस घटक की बात की गई है। तो ये फ्रेंड आपके ऑप्शन में डाल देगा और पूछ लेगा कौन से ऑप्शन नहीं है, तो ये आप याद रखिएगा। उच्च उपज वाले किस्म के बीज, कीटनाशक दवाओं का उपयोग, भूमि सुधार, ग्रामीण सड़कीय और विपणन ये भी शामिल है इसमें, सिंचाई, कमांड एरिया विकास, कृषि ऋण की आपूर्ति, कृषि का मशीनीकरण, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, जोतों का सुदृढ़ीकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण और कृषि विश्वविद्यालय। तो ये फ्रेंड आपकी हरित क्रांति के 12 घटक हैं। आप इसको याद रखिएगा, आपके ऑप्शन में डाल सकता है ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हरित क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा हमारे कृषि पे? हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा हमारे कृषि में कि कृषि के उत्पादन में वृद्धि हो गई, किसानों की उन्नति हो गई, खाद्यान्नों के आयात में कटौती हो गई। यानी अब भारत को एक्सपोर्ट नहीं करना पड़ता, इंपोर्ट नहीं करना पड़ता बाहरी देशों से। भारत में अनाज जो है लाना नहीं पड़ता, इसे बोलते हैं इंपोर्ट करना, आयात करना। पूंजी खेती, मतलब अब यहाँ पे पूंजी खेती भी बढ़ रही है। जैसे पूंजी खेती की रबर का, चाय का, गन्ना का जो पूंजी खेती भी हो रही है। कृषि, इससे लाभ की प्राप्ति हो रही है। कृषि अब जो प्रॉफिट में जा रहा है और औद्योगिक विकास भी हो रहा है, क्योंकि कृषि से कच्चा माल मिल रहा है आपको, और ग्रामीण में क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि हो रही है। अब ये बात है कि भाई इससे नुकसान क्या हुआ हरित क्रांति से, कि एक अंतर फसल असंतुलन में वृद्धि हुई, क्षेत्रीय असंतुलन वृद्धि हुई, कहीं ज़्यादा उत्पादन हुआ, कहीं कम उत्पादन हुआ। बड़े किसानों को लाभ हुआ, छोटे किसान इससे प्रॉफिट नहीं पाए। बेरोजगारी की समस्या बढ़ी, अंतर क्षेत्रीय प्रवास में वृद्धि हुई और कुछ आपकी पारिस्थितिकी समस्याएं भी हुई। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। फसलों का वर्गीकरण की बात करते हैं। खाद्य फसलें कौन कौन सी हैं? खाद्य फसलें फ्रेंड्स आपकी हैं, चावल है। खाद्य फसलें जो हैं आपकी कौन सी हैं? चावल है, गेहूं है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है। नगद फसलें कौन सी हैं? कपास है, जूट है, गन्ना है, तंबाकू है, मूंगफली है। रोपड़ फसलें कौन सी हैं? चाय है, कहवा है, नारियल है, रबर है, मसाला है। बागवानी फसल कौन है? सेब है, आम है, केला है, अंगूर है, अन्न फसल। तो ये फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आरोग्य एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसमें नकदी फसल कौन सा है, और ऑप्शन दे देगा आपको। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, इसको रिवीजन कर लीजिएगा आप। आगे चलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यहाँ से एक क्वेश्चन आना आपके लिए तय है, तो इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा और इसको बार बार वीडियो को अगर आप देखेंगे तो रिवीजन हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर में है। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद तेलंगाना में है। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ है फ्रेंड्स? कटक में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल में। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान कहाँ है? लखनऊ में। विपणन और निरीक्षण निदेशालय फरीदाबाद में। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री बोर्ड कहाँ है? दिल्ली में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ है? शिमला में। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ? लखनऊ में। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कासारगेडा केरल में। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ है? कोलकाता में। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वाराणसी में।
केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान प्रतिष्ठान कहाँ है? मैसूर में। सॉरी फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ है फ्रेंड? वो है बीकानेर में। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसके बाद हम लोग अगली में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो ज्योग्राफी का आपको मैं सब कुछ रिवीजन करवा दूंगा एग्जाम से पहले तक। तो फ्रेंड्स, आप चैनल पे नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।